एक आदमी जिसके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज थे, कई पुराने मामलों में उसे सजा भी मिली हुई थी और उसे पूरा यकीन था कि आने वाले जो मामलों में फैसले होंगे वो भी उसके खिलाफ होंगे और उसे सजा भी मिलेगी। लिहाजा इन सजाओं से बचने के लिए उसने महंगे महंगे वकील तय किए। अब महंगे वकीलों की फीस भी बड़ी हाई होती है। अब इस फीस को भरने के लिए उसने अपने दोस्तों से लोन लिया, अपने आसपास के लोगों से लोन लिया, कुछ बैंक से लोन लिया। अब इधर कोर्ट का प्रेशर, इधर जो वकीलों की फीस थी उनका प्रेशर, इधर इसने जो लोन लिया था, इन सारी चीज़ों का प्रेशर। इसे लग रहा था कि एक तरफ मुझे पैसे भी चुकाने हैं, एक तरफ कोर्ट से मुझे सज़ा भी होगी। तो कहीं कुछ अगर ऐसा जुगाड़ लग जाता कि मुझे सज़ा भी ना हो, मैं सबके पैसे देने से भी बच जाऊँ। अब यही चीज़ सोचते सोचते इसके दिमाग में एक ऐसा खौफनाक आइडिया आता है और इसी आइडिया के चलते इसने एक ऐसा काम कर दिया जो शायद हमारे देश के इतिहास में इससे पहले तक नहीं हुआ था। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह आज मैं जिस सच्ची कहानी के साथ हाजिर हुआ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है। ये कहानी इसी साल की है, इसी साल के सितंबर या अक्टूबर महीने की है। कहानी कहीं बहुत दूर की नहीं है, कहानी हमारे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में एक जगह प्रयागराज है, वहाँ की है। और ये कहानी बताने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, इस कहानी में सबसे स्पेशल बात यही है कि एक आदमी अपनी अपराधों से बचने के लिए, उस सज़ा से बचने के लिए किस हद तक जा सकता है और किस तरह का दिमाग लगा सकता है जो शायद इससे पहले तक न किसी ने लगाया है। और मेरा पूरा ऊपर वाले से यही निवेदन है, मेरा पूरा यकीन यही है कि शायद आने वाले टाइम में भी कोई ऐसा दिमाग ना लगाए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल मैं कहानी लेके नहीं आ पाया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना था और आज अपनी पुराने वाले स्टूडियो में आया हूँ। तो कहानियाँ यहीं से आएंगी और शायद लगातार ही आएँ, अगर कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में, एक जगह है प्रयागराज। और प्रयागराज में एक गांव है, करेहा गांव। करेहा गांव में एक 45 साल का फिरोज अहमद अपनी पत्नी, अपने बच्चे के साथ रहता था। फिरोज बचपन से ही अपराधी किस्म का था। अपराध में, इन सारी चीज़ों में बचपन से ही वो जुटा रहता था और शायद 19 या 20 साल का ही था तभी इसके ऊपर पहला मुकदमा दर्ज हो गया। 19 साल में पहला मुकदमा, पुलिस वाले समझा बुझा के छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर दूसरा मुकदमा, फिर तीसरा मुकदमा, चौथा मुकदमा, ऐसे ऐसे करते करते 20-22 साल का होते होते इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हो गए। अब जाहिर सी बात है, मुकदमा दर्ज होगा, मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद जब इसका मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट इसे कुछ दिन के लिए नैनी जेल शिफ्ट कर देता है। नैनी जेल जाता है, वहाँ पे और आपराधिक लोगों से मिलता है। और हमारे भारत का तो इतिहास है कि जो आदमी जेल चला गया वो कभी सुधर के वापस नहीं आया। इसीलिए जब ये जेल जाता है तो वहाँ भी सुधरने के बजाय और बिगड़ता है। ये बाहर आता है और बड़े बड़े काम करता है और बड़े बड़े अपराध करता है। अब इसके ऊपर मान के चलिए कि 2 दर्जन से ज़्यादा संगीन मामले दर्ज हो चुके थे। इन मामलों में पुलिस इसकी तलाश करती है, कुछ मामलों में इसे पकड़ती है, पकड़ के कोर्ट में पेश करती है, फिर इसे जेल भेजा जाता है, फिर ये जमानत पे छूट के बाहर आता है, फिर ये जेल जाता है। ये क्रम चलता रहता है। अब धीरे धीरे इसकी उम्र बढ़ती जाती है, 45 साल का होता है और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है इसके जो अपराधों की फहरिस्त है वो लंबी होती जाती है। कई मामलों में इसे शायद संगीन सज़ा हो सकती थी, कुछ बड़ी सज़ा हो सकती थी, उम्र कैद हो सकती थी। लिहाजा इस चीज़ से बचने के लिए, इन सारे मामलों से बचने के लिए, जब इसे लगता है कि अब मुझे तगड़ी सज़ा हो सकती है, कड़ी सज़ा हो सकती है, इसने महंगे महंगे वकीलों को बुक किया। महंगे वकीलों की फीस देनी थी, इसलिए अपने दोस्तों से कर्ज लिया। अब दोस्त जब कर्ज देने से मना कर दिए तो कुछ सामान गिरवी रख के इसने बैंक से लोन लिया और बैंक में भी कुछ फ्रॉड जारी करी। अब वहाँ से भी लोन मिलना बंद हो गया। फिर आसपास के लोग जो उसके रिश्तेदार थे, जो शहर के लोग थे, उनसे कर्ज लिया। अब इधर कर्ज का प्रेशर, इधर आसपास के लोगों का प्रेशर, इधर बैंक का प्रेशर। इसे लग रहा था कि अगर मैं सज़ा से बच गया तो बैंक वाले मुझे जेल भिजवा देंगे, अगर बैंक से बच गया तो मेरे दोस्त पैसा नहीं दूंगा तो ये मुझे जेल भिजवा देंगे, और मैंने जो मामले किए हैं, जो अपराध किए हैं, इस पे भी मेरे बचने के चांस बड़े कम है और सज़ा भी थोड़ी मोड़ी नहीं होगी, कम से कम 20 साल या 30 साल की सज़ा होगी। इसलिए अगर कुछ ऐसा हो जाता कि मुझे न जेल हो, न मुझे किसी का पैसा देना पड़े और मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूं तो कितना अच्छा होता। अब यही सारी चीज़ें ये सोच ही रहा था, और ये सोच भी कहीं बहुत समय पहले नहीं, इसी साल 2022 में ही सोच रहा था। ये सारी चीज़ें ये सोच ही रहा था तभी इसको, जब ये नैनी जेल में था तो इसको इसके जो साथी कैदी थे उनकी याद आती है।
दरअसल उन्होंने जब एक दूसरे से कैदी आपस में बात करते हैं तो लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम कैसे कातिल बने या फिर तुम कैसे अपराधी बने। तो सबकी जो हिस्ट्री होती है सब अपनी हिस्ट्री शेयर करते हैं। और उसी में से एक अपराधी ने अपनी हिस्ट्री शेयर करते हुए इससे बताया कि वो कैदी जो कातिल बना था वो सावधान इंडिया देख के बना था, उसे कत्ल करने का आइडिया वहीं से आया था। अब लिहाजा इसके दिमाग में आता है कि अगर इससे बचने का कोई आइडिया मुझे सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, इन सारी चीज़ों से आ जाए तो कितना अच्छा हो। उसके बाद जो फिरोज है वो सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ये सारी चीज़ें लगातार देखने लगता है और अलग अलग आइडिया, अलग अलग चीज़ें वहाँ से निकालने लगता है कि किस आइडिया से मैं बच सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या ऐसा हो जाए कि मेरी सारी सज़ा माफ़ हो जाए, मुझे कोई दोषी ना माने, ना मुझे कोई पैसा देना पड़े, ना मुझे किसी का ताना सुनना पड़े। अब ये सारी चीज़ें जब इन सारे सीरीज़ में, इन सारे एपिसोड्स में, इन सारे सीरियल्स में ये खोज रहा था, तभी एक एपिसोड में इसे एक आइडिया आता है। दरअसल उस एपिसोड में एक आदमी जो था अपने हमशक्ल को मार के अपनी आइडेंटिटी उसके पास छोड़ देता है और कोर्ट को, पुलिस को, इन सारी चीज़ों को ये लगता है कि जो मरने वाला है वो यही अपराधी है, इसलिए इसके सारे मामले अब रद्द कर दिए जाए। अब ऐसा एपिसोड जब ये देखता है तो इसे लगता है कि ये तो मैं कर सकता हूँ। अब इसके बाद इस चीज़ को अंजाम देने के लिए उसको अपने जैसा एक दिखने वाला चाहिए था, क्योंकि अपने आप में सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात थी। अब आमतौर पे आप कभी नोटिस कीजिए, जब आप कभी मार्केट पे निकले हों, कहीं बाहर गए हों, तो अमूमन आपके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि कई बार आप किसी को देखते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा ये तो वो थे, फिर कुछ देर बाद जब सामने पड़ते हैं तब जाके आपको यकीन होता है कि कद काठी ये सारी चीज़ें तो उन्हीं की थी, लेकिन चेहरा उनका नहीं था। तो इसको भी अपने जैसे दिखने वाले एक आदमी की तलाश होती है। कुछ दिन तक ये तलाश करता है, लेकिन अपने जैसा देखने वाले से कोई नहीं मिलता। चूँकि भले ही एक आदमी, एक कहा जाता है कि एक शक्ल के 7 से 8 लोग होते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कोई किसी एक शहर में हो, या फिर एक देश में हो, या फिर एक महाद्वीप में हो। इसी वजह से जब ये अपने जैसे शक्ल की तलाश करता है, चूँकि आइडिया तो इसे आ चुका था और इसे करना भी वही था, काफ़ी दिन खोजने के बाद जब इसे कोई नहीं मिलता और ये बात अपने 2 दोस्त शिव बाबू और शमशेर को बताता है, तो ये दोनों वो बात कहते हैं जो शायद अपने आप में संभव थी। दरअसल ये दोनों कहते हैं कि भले ही आपको अपनी शक्ल जैसा कोई ना मिले, लेकिन आपके कदकाठी जैसा अगर आपको मिल जाए, बाद में अगर उसकी शक्ल हम गायब कर दें, तब भी आपकी पहचान नहीं हो पाएगी कि मरने वाले आप ही थे या कोई और था। इसके बाद अब ये तीनों मिलके जो फिरोज अहमद था उसके जैसे मिलने वाले शख्स की तलाश करने लगते हैं, जो कदकाठी में, डील डौल में, बॉडी स्ट्रक्चर में जो फिरोज अहमद है उसी जैसा दिखता हो। अब ये तलाश करते रहते हैं, समय बीतता जा रहा था। सितंबर बीत गया, जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया। उसके बाद अक्टूबर महीने में एक प्रयागराज में एक स्टेशन है, छिवकी रेलवे स्टेशन। उसी रेलवे स्टेशन में उसे एक सूरज गुप्ता नाम का आदमी मिलता है, जो देखने में, डील डौल में, बॉडी स्ट्रक्चर में फिरोज अहमद जैसा दिखता था। अब इन्हें लगता है कि अब इनका काम हो चुका है। इसके बाद अब बारी थी फिरोज अहमद को और बाकी इनके दोनों दोस्तों को सूरज गुप्ता का कत्ल करने की। अब लिहाजा इसके लिए सूरज गुप्ता का किसी सुनसान जगह पे मिलना जरूरी था। इस वजह से ये अब सूरज गुप्ता से दोस्ती करने लगते हैं। वो जहाँ जाता पूरे प्रयागराज में, वहाँ जाते, उससे दोस्ती करते, दोस्ती करने के बाद अच्छा संबंध बनाते। और इसी बातों ही बातों में इन तीनों ने सूरज गुप्ता को शराब पीने का इन्विटेशन दे दिया, निमंत्रण दे दिया। अब शराब का निमंत्रण, सूरज गुप्ता चूँकि ड्रिंक करता था, ये निमंत्रण, इन्विटेशन जब उसे मिलता है तो भी अपने आप में बेहद खुश होता है कि मैं अपने एक दूसरी जगह से यहाँ आया हूँ, यहाँ के लोग कितने ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे शराब, मुझे खाने के लिए बुला रहे हैं। वो बिना किसी टाल मटोल के, बिना किसी शक के वो इन तीनों के साथ चला आता है। अब ये तीनों उससे एक जगह है करहना, ये तीनों सूरज गुप्ता को करहना लेके आते हैं। लाने के बाद उसे पहले शराब पीते हैं और जैसे शराब पी लेता है तुरंत एक धारदार चाकू से उसकी गर्दन को काट देते हैं और काट के सर को अलग रख लेते हैं। अब सर अलग रख चुके थे, धड़ छटपटा रहा था, कुछ देर बाद धड़ शांत हो जाता है। उसके बाद चूँकि अब ऐसा शो करना था कि ये जो लाश है ये फिरोज अहमद की है। अब चूँकि सूरज गुप्ता नाम से हिंदू पता चल रहा था और फिरोज अहमद मुसलमान। अब इसके बाद ये चाकू से ही जो सूरज गुप्ता है उसकी लाश का खतना करते हैं। उसके गुप्तांग को काट के, जिस हिसाब से खतना होता है उस हिसाब से उसको काटते हैं। काटने के बाद फिर पेट्रोल छिड़कते हैं और उस लाश को जला देते हैं। अब जलाने के बाद अपनी एक आइडेंटिटी के रूप में, एक ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें फिरोज अहमद की
उस सूरज गुप्ता की लाश के पास छोड़ देते हैं और छोड़ के जो सर था उसे एक नहर में फेंक देते हैं। अब इसके बाद 17 तारीख आती है, 16 अक्टूबर की ये घटना है। 17 तारीख को पास में एक ढाबा है, वहाँ पे कुछ लोग जो काम करने वाले थे, जब वो आते हैं तो रास्ते में उन्हें एक जली हुई लाश मिलती है जिसका सर गायब था। बेचारे घबराते हैं, घबराने के बाद पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस को फ़ोन करने के बाद जब पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, तो वहाँ पे जली हुई लाश मिलती है और लाश के पास ही आधा जला हुआ ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, एक आधार कार्ड मिलता है। अब ये चीज़ें जब चेक की जाती हैं तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये फिरोज़ अहमद का था। पुलिस को लगता है कि जो फिरोज़ अहमद है उसकी किसी ने हत्या कर दी। पुलिस अब मामला रफा दफा करने की कोशिश में थी। इधर जो फिरोज़ अहमद था, इसने अपनी वाइफ नजमा को भी सिखाया था कि आपको इस मामले में जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे एक्टिंग करनी थी। अब पुलिस वाले जब घर पे आते हैं नजमा को ये खबर देने के लिए, तो नजमा अब दहाड़े मार के रोने लगती है कि मेरे पति का किसने कत्ल किया, एकदम रियलिस्टिक, ताकि पुलिस वालों को लगे कि सच में इसके पति का कत्ल हो गया, थोड़ी संवेदना में मिले। और जाहिर सी बात है पुलिस कुछ दिन तक जांच करती है, उसके बाद मामला रफा दफा हो जाता है। इधर फिरोज़ अहमद अब नई जिंदगी जीने लगता और प्लान एक हद तक सक्सेस भी हो चुका था। लेकिन जब बॉडी का पंचनामा हो रहा था और चूंकि मर्डर का मामला था तो बॉडी का जब पोस्टमार्टम हो रहा था, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक ऐसी चीज़ आई जो अपने आप में पूरे मामले को पलट के रख दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है, उसका पोस्टमार्टम होता है और रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट में ये बात क्लियरली मेंशन थी कि मरने वाले के हाथ पे एक त्रिशूल का टैटू था और कुछ महादेव से संबंधित आकृति थी। अब ये चीज़ जब निकल के सामने आई, तब यहीं से पुलिस का रवैया एकदम से बदल गया। जो मामला उन्हें लग रहा था कि फिरोज़ अहमद का है, क्योंकि फिरोज़ अहमद के जो पुराने मामले थे, पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर उसमें नोट होता है, तो उसमें कहीं टैटू का जिक्र नहीं था। अगर एक मुसलमान है तो शंकर भगवान का टैटू क्यों ही बनवाएगा। अब ये बात पुलिस वालों को कहीं ना कहीं इस मर्डर के ऊपर, इस लाश के ऊपर अब शक पैदा कर रही थी। अब लाश की बाकायदे फिर से जांच होती है, उसके कपड़ों की जांच होती है, आसपास की चीज़ों की जांच होती है, तो एक कपड़े में एक पर्ची मिलती है और उसमें एक नंबर लिखा हुआ था। जाहिर सी बात उस पर्ची पे फिरोज़ अहमद की नज़र नहीं पड़ी थी, नहीं तो ये पर्ची भी अपने आप में कहीं ना कहीं गायब कर दी जाती। अब फिरोज़ अहमद जब उस पर्ची को नहीं देख पाता, पर्ची गलती से छूटती है, वो पर्ची जब पुलिस वालों के हाथ लगती है, तो उस पर्ची पे जो नंबर था पुलिस वाले उस पर फ़ोन करते हैं और वो फ़ोन बिहार के बक्सर में लगता है। अब उससे पूछा जाता है कि क्या कोई आपका प्रयागराज आया था, क्या इलाहाबाद आया था क्या? तो वो लोग बताते हैं कि हाँ, एक सूरज हमारे घर के नौकरी की तलाश में, काम की तलाश में वहाँ पे आए थे, लेकिन कल परसों से उनका फ़ोन नहीं लग रहा। अब पुलिस वालों को ये बात यकीन हो जाती है कि जो मरने वाला है ये सूरज गुप्ता है, जो बिहार बक्सर का रहने वाला है। अब पूरी फॉर्मेलिटी जो होती थी, ये सारी चीज़ें करके लाश जो है बिहार के लिए भेज दी जाती है। घर वालों को कह दिया जाता है कि आप आके लाश ले जाएं। लेकिन अब पुलिस वालों के पास सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब मरने वाला कोई और था, अब चूँकि वहाँ पे आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें फिरोज़ अहमद की मिली थी, तो पुलिस को भी लग जाता है कि पूरे मामले को अंजाम फिरोज़ अहमद ने ही दिया। तो आखिर अब फिरोज़ अहमद है कहाँ? अब इसके बाद पुलिस फिरोज़ अहमद की तलाश में उसके घर उसकी वाइफ नजमा से मिलती है। तो नजमा सीधा कहती है कि मेरे पति का मर्डर हुआ, आपने ही बताया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अब चूँकि डायरेक्टली नजमा किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं थी, तो उससे आप कुछ सख्ती से पूछताछ भी नहीं कर सकते। पुलिस वाले फिर हैरान परेशान कि अब क्या किया जाए। अब इसके बाद पुलिस वाले पूरे इलाके की घेराबंदी करते हैं और घेराबंदी करने के बाद अपना दायरा जो है धीरे समेटते हैं। अब समेटने के बाद कई दिन की कड़ी मशक्क़त के बाद कहीं से पुलिस वालों को सुराग मिलता है कि जो फिरोज़ अहमद है पास के इलाके में छुपा हुआ है। अब पुलिस वाले वहाँ पे भाग के जाते हैं। भागने के बाद उनके सामने एक शख्स दिखाई देता है जिसके न दाढ़ी थी न बाल थी, घर में और भगवान की फ़ोटोज़ लगी हुई थी, गले में रुद्राक्ष की माला थी। पुलिस वालों को लगता है ये कोई और है, लेकिन चूँकि धर्म के नाम पे कुछ टाइम पहले ही फिरोज़ अहमद ने चकमा दिया था और जो मुखबिर था उसने पूरी खबर दी थी कि ये फिरोज़ अहमद ही है, तो लिहाजा उस शख्स को जो वहाँ पे दिखाई दिया, पुलिस उसे उठाती है और जैसे ही पुलिस अब उठाने के लिए अंदर जाती है, वो शख्स इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि बंदूक निकाल के, अपनी एक पिस्टल निकाल के गोली चला देता है और स्कूटी से भागने लगता है। अब इसके बाद जब स्कूटी से भागने लगता है तो पुलिस वाले भी काउंटर में फायर करते हैं, वो गोली उसके पैर में लगती है और उसके बाद उसे पकड़ते हैं। और पकड़ने के बाद उसने चूँकि पुलिस पे गोली चलाई थी, तो जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने पुलिस को गोली क्यों चलाई, तुम्हारा पूरा माजरा क्या है, और जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तब जाके वो कबूलता है कि वो फिरोज़ अहमद ही था। इसके बाद पूरा मामला भी कोर्ट में है, कोर्ट जो सज़ा देगी वो देगी। लेकिन एक आदमी पुलिस से बचने के लिए, कानून से बचने के लिए
जिस तरह के जहन दिमाग का प्रयोग किया है एक सीरियल से, एक एपिसोड से, वो शायद अपने आप में हमारे भारत में इससे पहले तक नहीं हुआ था कि कैसे अपने जैसे दिखने वाले को जला के मार दिया ताकि पुलिस को लगे कि ये जो मरने वाला यही अपराधी था पहले, और मामला रफा दफा लगभग हो भी गया था। लेकिन एक टैटू ने, एक त्रिशूल के टैटू ने पूरे मामले को पलट के रख दिया। अगर शायद ये टैटू सूरज गुप्ता के हाथ पे ना होता तो मामला रफा दफा हो जाता और जो फिरोज अहमद है वो नई जिंदगी किसी दूसरे तरीके से जीने लगता। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। जगह आज वही पुरानी वाली, वही कीड़ों की आवाज़, वही सारी चीज़ें। फिर भी प्रयास करूंगा ये सारी आवाज़ कल से ना आए। अभी अभी जस्ट आया, तुरंत कहानी रिकॉर्ड करके आपके सामने रख रहा हूँ। तो वीडियो को थोड़ा सा प्यार दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, एक कोई कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी नई कहानी के साथ रात 8:30 बजे। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।